हेलो एवरीवन, आज हम जून 2024 के क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले मैंने नेट के 2018 तक के क्वेश्चंस को कराए हैं। अभी इनके बीच के क्वेश्चंस हैं जो मुझे कराने हैं, उसको मैं बाद में कराऊंगी क्योंकि ये सबसे रीसेंट पेपर है। तो इससे रिलेटेड आपको आने चाहिए कि कैसे क्या पैटर्न है इसका, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह से हमें आंसर करना है। क्योंकि इस पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ट्रिकी हैं। अगर एक भी आपको कन्फ्यूजन होती है किसी चीज़ में तो आप गलत कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको ये वाला पेपर करा देते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेपर कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये पेपर है और यही पेपर की मैंने कटिंग्स ली हुई हैं। अब 51 क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस पेपर 1 के थे और 51 से क्वेश्चन और लेके 150 तक के क्वेश्चंस हमारे इकोनॉमिक्स के हैं। तो 51 क्वेश्चन है हमारा, हमें मैच करना है। तो मैच करने का एक तरीका है, आप जो भी देखें लिस्ट 1 में, अगर आपको जो सबसे पहले आता हो आप सबसे पहले उसे सॉल्व करें। तो भले किसी को रैट रेस प्रॉब्लम नहीं भी आती होगी तो उसको डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आता होगा, जो पिकॉक एंड वाइसमैन ने दिया है और इसको हमने कई बार पढ़ा है। फिर ऑप्टिमल टैक्सेशन अगर देखें तो वो दिया है डायमंड AP ने, और लोकल पब्लिक गुड दिया है टाइबाउट ने। तो अगर आपको इनमें से कोई भी आता हो तो आप सबसे पहले उसको सॉल्व कर ले। तो बी का फर्स्ट सपोज करिए कि आपको आता है, तो बी का फर्स्ट किस में है, हमारे ऑप्शन सेकंड में है और ऑप्शन थर्ड में है। तो बी का फर्स्ट यानी कि अब तो हमें डायरेक्टली हम फर्स्ट और थर्ड फोर्थ को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने इसको दोनों को एलिमिनेट कर दिया। अब हमें देखना होगा कि अब हमें कौन सा आता है। तो ऑप्टिमल टैक्सेशन अगर नहीं भी आता है आपको, अगर लोकल पब्लिक गुड्स आपको आता है, क्योंकि बहुत फेमस है और बहुत बार हम पढ़ते हैं कि इसको CM टाइबॉट ने दिया है। तो इसको CM टाइबॉट ने दिया है, तो यानी कि फोर्थ का सेकंड, तो फोर्थ का सेकंड हमारे सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है, यहाँ पे नहीं है, ये थर्ड ऑप्शन है। तो ये भी डायरेक्टली हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो लर्निंग बाय डूइंग फेमस है, एरो ने दिया है। तो सेकंड का थर्ड कहाँ पे है, सेकंड का थर्ड हमें सिर्फ और सिर्फ इसी में मिल रहा है। तो हम बिना और कोई देखे हम अपना आंसर ये टिक कर सकते हैं। लेकिन हम और कुछ भी देख लेते हैं। अब इकोनॉमिक ऑफ आइडिया रोमर ने दिया है, एनिमल स्पिरिट कीन्स का दिया हुआ है और इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ का दिया हुआ है। अगर हम पूरा मैच करेंगे तो सिर्फ उसी से मैच होगा जो हमारे सेकेंड ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे गए हैं कि हमें अरेंज करना है एनिमल, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, GDP बजट से, और हमारा पीछे वाली जो इकोनॉमिक सर्वे हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे ही आपको उनको अरेंज करने को दिया हुआ है। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, अगर जिन्होंने पढ़ा होगा वही आंसर दे सकता है, बहुत हम तुक्का नहीं लगा सकते हैं इसमें। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं अभी के लिए स्किप करती हूँ, क्योंकि मैं आपको 1-2 दिन में सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड चीज़ें कराऊंगी, तो उसमें ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि ग्रेविटी मॉडल में कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है, स्टेट कर रहा है करेक्टली। तो ग्रेविटी मॉडल को अगर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है जो, वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये इसका एग्जांपल होता है कि TIJ हमें बताता है, TI है वैल्यू ऑफ ट्रेड बिटवीन I एंड J कंट्री, तो ये है वैल्यू ऑफ ट्रेड बिटवीन I एंड J कंट्री। A हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। Y क्या है हमारा, Y है GDP ऑफ I कंट्री और YJ है GDP ऑफ J कंट्री। तो GDP ऑफ J कंट्री और ये है GDP ऑफ I कंट्री, और D है डिस्टेंस बिटवीन I एंड J कंट्री। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ग्रेविटी मॉडल में इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि ये सब एक दूसरे के कांस्टेंट टर्म और GDP ऑफ I कंट्री मल्टीप्लाई होके और रेशियो ऑफ GDP ऑफ I कंट्री एंड डिस्टेंस ऑफ I एंड J कंट्री, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जहाँ पे सब मल्टीप्लाई में दिखे वही इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी से क्या ट्रू नहीं है। तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है जब उसको मार्केट में डिमांड को जनरेट करना है, तो वो टैक्स को कट करती है, साथ ही साथ वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स देती है, रिबेट्स देती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाती है प्रोजेक्ट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो यानी कि ये इंक्रीज़ करती है एग्रीगेट डिमांड, जिससे हायर आउटपुट और हायर एम्प्लॉयमेंट तथा हायर प्राइस लेवल बढ़े। तो इन सभी चीज़ों का काम गवर्नमेंट करती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। अब हमें इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये
इंक्रीज क्या है, इंक्रीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड स्टेट पेंशंस, तो ये बेनिफिट्स को तो बढ़ाती ही है। इंक्रीज द प्रॉपर्टी टैक्स, तो यहाँ पे कट करती है, सारे टैक्सेस को ये कट करती है। यहाँ पे इंक्रीज बोला है तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये गलत है। जबकि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है बिजनेस को सब्सिडी के तौर पे और साथ ही साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करती है, तो ये सब सही है। और जबकि ये सेकंड हमारा गलत था और हमें नॉट पूछा था, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें अरेंज करना है गैट का राउंड कब और कब हुआ था। तो ये हमारा हुआ था डायलन राउंड 1960 में, ये 1947 में। टोक्यो राउंड हुआ था हमारा 1950 में। टोक्यो राउंड हुआ था 1973 में और कैनेडी राउंड हुआ था 1964 में। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये 67 तक चला था, ये भी 3 साल चला, ये भी चला। तो इस तरह से राउंड अलग अलग साल से स्टार्ट होते हैं और कुछ साल तक चलते हैं। तो ये अगर हम इनको अरेंज करें, इससे रिलेटेड मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया है जिसमें गैट और WTO के कॉन्फ्रेंसेस और राउंड्स ये दोनों मैंने बताया है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, क्विक कंटेंट के नाम से प्लेलिस्ट है और इसमें अलग अलग आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। स्पेशली जो अरेंज करना होता है, थ्योरीज हो, राउंड्स हो, या कोई फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ हों, उनके मिनिस्टर्स कौन से हैं, तो उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इसको हम अगर अरेंज करें तो सबसे पहले हमारा टोक्यो जेनेवा राउंड आएगा, जो सबसे पहले हुआ है 1947 में, क्योंकि हमें ओल्डेस्ट पहले लगाना है। तो इस तरह से जेनेवा, टोक्यो, उसके बाद हमारा डायलन राउंड, देन कैनेडी राउंड एंड उसके बाद हमारा नहीं, पहले हमारा ये है C और देन E। तो हमारी ये ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें यहाँ पे बुक दी हुई है और वो ये लिस्ट 1 में हमें दिया हुआ है उनके ऑथर। तो एलिनोर ऑस्ट्रोम ने कौन सी बुक लिखी है? तो एलिनोर ऑस्ट्रोम की जो रिटन बुक है उनका नाम है एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस स्पेशली द कॉमन्स। तो इन्होंने ये लिखा है। अब हम बात करें, इस ट्रेजेडी ऑफ कॉमन लिखा है गैरेट फ्लैडरिन ने नहीं लिखा है, गैरेट हार्डिन ने लिखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैडरिन हो सकता है, कुछ मिस्टेक हो, हार्डिन है ये, फ्लैडरिन नहीं है, ये हार्डिन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और जॉन रॉकस्ट्रॉम ने जो बुक लिखा है उस बुक का नाम है बाउंड्रीज ऑफ अर्थ्स लाइफ। तो बाउंड्रीज ऑफ अर्थ्स लाइफ ये है जॉन रॉकस्ट्रॉम। और हमारा विलियम नॉर्डॉस ने लिखा है इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज इनटू लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम करें तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंटरजेनरेशनल बर्डन ऑफ पब्लिक डिबेट। तो हमें तो पता होना चाहिए ना कि इंटरजेनरेशनल बर्डन क्या होता है। तो इंटरजेनरेशनल बर्डन ऐसे बर्डन कहते हैं कि जब किसी भी गवर्नमेंट की बोरोइंग, आज की बोरोइंग का जो डेट है वो कोई फ्यूचर जनरेशन के ऊपर पड़ रहा है और वो उसको देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट 100 साल 200 साल के लिए डेट लेती है तो अल्टीमेटली फ्यूचर जनरेशन ही उसको बियर करेगी। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट बोरोइंग क्राउड आउट इन्वेस्टमेंट विच रिड्यूस फ्यूचर आउटपुट एंड वेजेस। तो इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट कर ले रही है जिससे फ्यूचर जनरेशन एंड फ्यूचर आउटपुट एंड वेजेस हमारे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये तो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्या है कि फ्यूचर जनरेशन मे हैव टू बियर अ बियरिंग ऑफ पेइंग ऑफ बोरोइंग। तो ये भी करेक्ट है कि फ्यूचर जनरेशन भी बियर करती है, हमें नॉट बताना है, तो ये तो करेक्ट है। एक्सटर्नल इंडेप्टनेस डज नॉट रिड्यूस फ्यूचर लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये हमारा गलत है और यही हमारा आंसर है। क्योंकि कोई भी अगर हम एक्सटर्नल डेट ले लेते हैं तो वो हमारे फ्यूचर में लिविंग स्टैंडर्ड पे तो इफेक्ट डालेगा ही, क्योंकि हमें उसको अल्टीमेटली पे करना होगा। और लास्ट है हमारा इशूइंग बॉन्ड में डिक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड दस मेक फ्यूचर जनरेशन वर्स ऑफ इनडायरेक्टली। तो ये इनडायरेक्टली वर्स ऑफ होगा हमारा फ्यूचर जनरेशन। तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ओनली सी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि फिशिंग इज एन ओशन की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो अगर हम देखें तो फिशिंग इज एन ओपन ओशन, ये एक कॉमन गुड है। जैसे हम पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, कॉमन गुड ये सब पढ़ते हैं। तो फिशिंग इज एन ओपन एक कॉमन गुड है और कॉमन गुड की प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं एंड नॉन राइवलर होते हैं। तो इसका मतलब है
नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि हम ओशन में से फ़िशिंग करने के लिए किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, किसी को हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक लोग ओशन में से फ़िशिंग करेगा तो बाकियों के लिए फ़िश की कमी हो जाएगी ओशन में, तो वो एक राइवलरी है। तो ये इसका प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, फिर से हमें कमेटी दी हुई है, इसको अरेंज करना है। तो लकड़वारा कमेटी का जो डेट है वो है 1993। नीति आयोग ये तो 2015 बहुत रीसेंट है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। बाकी बहुत पुराने हैं, हमें पता है नीति आयोग रीसेंट है। तो देखिए सबसे लास्ट में सी किसके है, तो इसने भी थोड़ा दिमाग लगाया है, सबसे लास्ट में सी सबके में दे दिया है ताकि हम एलिमिनेट ना कर पाएँ। फिर हम देखते हैं अब दांदेकर और लकड़वारा, ये भी पुरानी कमेटियां हैं। अब तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी, ये नई कमेटी है। तो अगर आपको पता होगा कि रंगराजन थोड़ी रिसेंट है तेंदुलकर से, तो भी आप कर सकते हैं। सपोज़ आपको डेट नहीं याद है, बट मैं आपको डेट भी बता दे रही हूँ। तेंदुलकर 2005 में आई थी कमेटी और रंगराजन 2012 में आई थी। और दांडेकर एंड रथ आई थी, ये पुरानी है, सबसे 1971 में आई थी। तो अगर सपोज़ करिए कि आपको इतना पता है कि तेंदुलकर से बाद रंगराजन आए थे, तो भी आप कर सकते हैं। देखिए कि किस में ई बाद में है और डी पहले है। तो यहाँ पे ई बाद में है और डी पहले है, यहाँ पे ई बाद में है और डी पहले है, यानी कि यहाँ तक तो ऑप्शन इसमें और इसमें सेम है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें थोड़ा सा और एलिमिनेट करना पड़ेगा कि लकड़वारा कमेटी पहले आई थी या दांडेकर रथ कमेटी पहले आई थी। तो अगर किसी ने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो दांडेकर रथ पहली कमेटी थी जो पावर्टी पे इन्होंने एस्टिमेशन दिया था, उसके बाद लकड़वारा कमेटी आई थी। तो इस तरह से अगर हम मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हम उसको अरेंज कर पाएंगे। तो ये आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऐसे तो इसको अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम कुछ ना कुछ उसमें रीज़न दे सकते हैं अगर हमें डेट नहीं पता है तो। नेक्स्ट है, हमें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमाइज होगा, हमें ये निकालना है। तो अगर हम इसको पहले तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो एक मैं पेज ले लेती हूँ और उस पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमें सी दिया हुआ है 1064 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 25, और हमें p दिया हुआ है p इक्वल टू 157 माइनस 3x। और अब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालना है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें टी आर माइनस टी सी करना पड़ेगा। तो टी आर हम कैसे फाइंड करते हैं, टी आर के लिए हमें p इंटू क्यू करना पड़ता है। p ऑलरेडी हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें q का मल्टीप्लाई यानी x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टी आर मिल जाएगा। तो टी आर हमें कैसे मिलेगा, p इंटू एक्स। तो p हमारा 157 है, इसमें x का मल्टीप्लाई और 3 ये x का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर हो गया। और हमें ऑलरेडी टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट के इस इक्वेशन में रख लेंगे कि टी आर माइनस टी सी। तो टी आर की वैल्यू है 157 x माइनस 3x स्क्वायर। अब माइनस करेंगे तो ये सारी वैल्यू को वैसे लिख लेते हैं, 64 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 25। अब हम इसको ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो ये 57x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1064 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ये माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम माइनस कर सकते हैं उनको हम माइनस कर लेंगे, और जो प्लस कर सकते हैं हम उनको प्लस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये ज़ीरो के इक्वल होता है तो हम इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। अब ये है 157x, फिर हमें यहाँ पे माइनस 5x दिया हुआ है, ये है। उसके बाद हमें यहाँ पे 3x दिया हुआ, 3x स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर 25। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये 3x और ये सारे x ये मिलके क्या हो जाएंगे, जब हम इस 157 में से माइनस करेंगे 5x को, तो ये हमारा हो जाएगा 152x माइनस, अब हम 3x यहाँ पे हमें दिया हुआ है माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 हमारा ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और 25 इंटू 7 क्या होता है 75, 25 इंटू 3 75,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी माइनस में है, तो ये हम जब माइनस माइनस उसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 76 एक्स स्क्वायर अपॉन 25। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 76 एक्स स्क्वायर अपॉन 25, और ये है 1064 और ये 0। अब हमें पता है ये, सॉरी मैंने इसको मिटा दिया थोड़ा सा, आप देख लीजिएगा कैसे मैंने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया है। ओ सॉरी, शायद मैंने पता नहीं क्या कर दिया स्क्रीन को, सब ख़त्म हो गया जो मैंने अभी सॉल्व किया था, तो मैं जल्दी से फिर से कर दे रही हूँ। हमें सी दिया हुआ था 1064 प्लस 5x प्लस ये एक्स स्क्वायर अपॉन 25, और हमने अगर आप और p दिया हुआ था 157 माइनस 3x। हमें टी आर माइनस टी सी करना है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया टी आर कैसे निकलेगा। टी आर माइनस टी सी मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ। मैंने इसमें बस p का q मतलब x का मल्टीप्लाई कर दिया था, तो टी आर मिल गया था 157x माइनस 3x स्क्वायर। हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो 157x माइनस 3x स्क्वायर, और इस जब माइनस करेंगे तो ये सारी की साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये सब ब्रैकेट में के साथ माइनस होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इसको, ये x वेरिएबल एक के साथ है और ये है, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 152, और हम जब ये माइनस एक्स स्क्वायर और इसको जब सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। माइनस 3x है माइनस ये एक्स स्क्वायर अपॉन 25 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75, इससे एक्स स्क्वायर ये माइनस में है और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो जब ये सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 76 एक्स स्क्वायर अपॉन 25। अब हम यही यहाँ पे पुट कर देते हैं 76 एस स्क्वायर अपॉन 25, और यहाँ पे 1064, और ये 0 के इक्वल होगा जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसको x के टर्म में, क्योंकि हमें निकालना है मैक्सिमाइजेशन। तो हम जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 152, और ये x हट जाएगा, और माइनस जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा, और ये 76 अपॉन 25x, और यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 के इक्वल रखेंगे, ये इधर जाएगा, तो यानी कि 152, और ये इधर एक अगर x हम इधर रखेंगे, मैं दिखा देती हूँ पूरा स्टेप कैसे किया है मैंने, x अपॉन 25, तो x को यहीं रखिए और बाकी की सारी वैल्यूज़ को उधर लेके जाइए। तो x को हम यही रख रहे हैं, बाकी की वैल्यूज़ को हम उधर लेके जाएंगे, तो ये इधर 25 अपॉन 2 इंटू 76। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 76 2 जा ये 76 2 जा 152 होता है, तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा मैक्सिमाइजेशन क्या आया x इजकल टू 25। अब हम इसको आप लोग एक बार पॉज करके समझ लीजिएगा, बाकी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है कि कैसे होता है। अब हम चलते हैं अपने पीछे, इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा। अब मैं पीछे जाती हूँ, हमारा जो फाइनली ये था येस, तो हमारा x इजकल टू 25 आया, तो x इजकल टू 25 यहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मैच करना है पार्क टेस्ट, ग्लेंस टेस्ट, कॉन्टोविच टेस्ट, और ये सारी चीज़ें हमें एग्जामिन करनी है। तो हमें पार्क टेस्ट हमें बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रेसिडुअल इंडिपेंडेंस वेरिएबल, ये ग्लेंस टेस्ट बताता है। और ये अब ये टेस्ट हैं क्या? ये सारे टेस्ट हेटेरोस्केडिसिटी को मेज़र करने के लिए हैं सारे टेस्ट। अब यहाँ पे एक हेटेरोस्केडिसिटी को टेस्ट करने के लिए आता है, टेस्ट का नाम है ब्रूश पैगन टेस्ट। ये जो टेस्ट है कॉनकर बैसेट टेस्ट, ये मॉडिफिकेशन है ब्रूश पैगन टेस्ट का।
तो ये मॉडिफिकेशन है उस टेस्ट का। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पार्क टेस्ट हमें बताता है हम लॉग लेते हैं, यानी कि जो भी हमारा स्क्वायर ऑफ एरर है उसका हम लॉग लेते हैं, वेरिएबल में भी लॉग लेते हैं। तो यह हमारा पार्क टेस्ट ये इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। ग्लेन्स टेस्ट में हम एग्जामिन करते हैं रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में, एक एब्सोल्यूट रेसिड्यूअल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे हमारा यू आई क्या है, एरर टर्म है। हम एब्सोल्यूट और इंडिपेंडेंट, हमारा एक्स आई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये एब्सोल्यूट है क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो एब्सोल्यूट रेसिड्यूअल वैल्यू, ये एब्सोल्यूट रेसिड्यूअल वैल्यू को दिखाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये इसको दिखाता है। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू आई ये एब्सोल्यूट है और अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स आई और प्लस यू आई। और एक और तरीका है इसको लिखने का कि यू आई अल्फ़ा प्लस बीटा और ये हमारा एक्स आई और प्लस यू आई। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ग्लेन्स टेस्ट हमारा एब्सोल्यूट रेसिड्यूअल को दिखाता है इंडिपेंडेंट के मेटन में, और कॉनकोर बालसेट ये हमारा मॉडिफिकेशन है ब्रूश पैगन टेस्ट का, और ये हमारा बताता है स्क्वायर ऑफ एस्टिमेट ऑफ रेसिड्यूअल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर। और वाइट हेटेरोस्केडेसिटी टेस्ट हमें ये बताता है ये अलग अलग जितने भी वेरिएबल्स हैं x1 x3 x4 ये सबका सम बताता है। तो इस तरह से हमारा जो मैच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा द रिएक्शन पैटर्न ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। तो ओलिगोपोली मार्केट में जब भी हमें रिएक्शन पैटर्न देखना होता है तो हम वहाँ देखते हैं जहाँ पे ईच फर्म एडजस्ट इट्स आउटपुट ऑन द बेस ऑफ रेसिड्यूअल मार्केट आफ्टर अकाउंटिंग पर राइवल आउटपुट, यानी कि हमें हाफ ऑफ द मार्केट डिमांड माइनस हाफ ऑफ द करंट आउटपुट ऑफ द राइवल फर्म, जब हम ये करते हैं तब हम उसको दिखा पाते हैं कि ये हमें बताता है पैटर्न ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें अरेंज करना है उनके ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट एंड असेंडिंग ऑर्डर, वो भी 2022-23 का। तो अगर हम इस तरह से मैच करेंगे तो इसको भी मैं आपको कराऊंगी जब मैं ये जीएसटी स्टेट ग्रॉस जीएसटी और इन सब को इकोनॉमिक सर्वे जब मैं कराऊंगी तब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी। मैं 1-2 दिन के अंदर इकोनॉमिक सर्वे कराने वाली हूँ। अब हमें अरेंज करना है, अलग अलग हमें दिया हुआ है इन्वायरमेंटल मूवमेंट और ये कब हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था 1985 में, चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में, और सेव वेस्टर्न घाट मूवमेंट हुआ था, ये हुआ था 1986 में हुआ था। बाकी 1987 में इसको फुट मार्च निकाला गया जिसमें एक्टिविस्ट जो थे वो उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था। 1987 से 88 तक फुट मार्च किया गया था वेस्टर्न घाट मूवमेंट के लिए। और ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक ये 2018 का है, और एपिको मूवमेंट 1983 में चलाया गया था। यानी कि चिपको मूवमेंट और एपिको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट के बाद आया था एपिको मूवमेंट, तो ये 10 साल बाद आया था 1983 में। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम मैच करते हैं हमारा ऑप्शन, तो वो है सबसे पहले हमारा ऑप्शन आएगा हमें ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट क्या है तो चिपको मूवमेंट, तो बी। उसके बाद हमारा है एपिको मूवमेंट BEA, फिर CND, फिर CND। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ फॉलोइंग आर्गुमेंट फॉर अजम्पशन बेस्ड टैक्स इज करेक्ट। तो अजम्पशन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स कौन से होते हैं, वो टैक्स जो पीपल शुड टैक्स ऑन व्हाट दे टेक आउट ऑफ द सिस्टम नॉट ऑन व्हाट दे कंट्रीब्यूट, यानी कि ऐसे टैक्स जिससे लोग सिस्टम से लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, वे जिसको वो कंट्रीब्यूट करते हैं वो नहीं होता है जिसको वो कंज्यूम करते हैं। तो हमारा पहला तो सही है। ऐसे टेस्ट कंज्यूमर बेस्ड टैक्स वो मेड प्रोग्रेसिव, इनको प्रोग्रेसिव बनाया गया है ताकि जो गरीब हों उन पे ज़्यादा बर्डन ना आए, तो ये भी करेक्ट है। बाकी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स डेड वेट लॉस, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है।
डेड वेट लॉस्ट नहीं होगा और ना ही ये डिस्क्रिमिनेट करेगा कंजम्पशन लेटर इन लाइफ। तो हमारे बाद की लाइफ में भी कंजम्पशन किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ये टैक्स। और एलिमिनेट डिस्टॉर्टिंग अराइजिंग फ्रॉम हाइब्रिड टैक्स सिस्टम ऑफ सम सेविंग टैक्स डिफरेंटली फ्रॉम द अदर्स। तो ये भी हमारा करेक्ट है कि दूसरों से भिन्न कुछ बचतों पर भी सहित मिश्रित कर व्यवस्था से उत्पन्न अनियमितताओं को समाप्त करना भी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का एक प्रॉपर्टी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अरेंज करना है हमें नोबेल लियोरेट। अगर मैं पिछले साल देखूं तो पिछले साल इस एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही मैंने नोबेल प्राइज़, इकोनॉमिक बजट और जितनी भी जो कुछ चीज़ें अरेंज करने से रिलेटेड थी मैंने कराई थी। सारे नोबेल जितने भी 1969 से जितने भी अभी तक हैं वो सब मैंने कराया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब सर आर्थर लेविस को 1979 में मिला था नोबेल प्राइज़। क्यों मिला, कैसे मिला और किस किस से रिलेटेड है, ये मैंने अपने उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। साइमन कुजनेट है 1971। अगर हम रोनाल्ड कॉस की बात करें तो ये है 1991 में। डॉगलस सी नॉर्थ, इनका मिला था 1993 में नोबेल प्राइज़। और क्लाउडिया ये सबसे रीसेंट है, इनको 2023 में मिला है। तो अगर हम रीसेंट के हिसाब से देखें तो ए सबसे लास्ट में हमें बोला था लेटेस्ट सबसे पहले होना चाहिए, तो लेटेस्ट में तो सबसे डी है पहले। उसके बाद सबसे पहले किसको मिला हुआ है तो 1971, तो यानी कि सबसे लास्ट में होना चाहिए बी। तो सबसे लास्ट में बी एक इसमें है और इसमें है। उसके बाद डी हमें मिल गया क्लाउडिया। उसके बाद हमें सी नॉर्थ डॉगलस सी नॉर्थ। उसके बाद ई रोनाल्ड कॉस ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट है। There are several reasons why serial correlation occur. The region which does not cause serial correlation is. तो मैंने रिसेंटली ही इकोनोमेट्रिक्स का सीरीज़ अपने ही चैनल पे स्टार्ट किया है, तो उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ इकोनोमेट्रिक्स बेसिक से, जिसको सबको समझ में आए इस तरह से मैंने स्टार्ट किया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। हमें सीरियल कोरिलेशन बताना है इसमें कि कौन सा क्या है। तो सीरियल कोरिलेशन हमें बताता है कोरिलेशन दो चीज़ों के बीच में जो रेसिडिवल्स हैं और वो कैसे ओवर टाइम और कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, वो मतलब वायलेशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इससे रिलेटेड नहीं होते हैं। तो हमें बेसिकली इसमें यही बताना है कि किस वजह से सीरियल कोरिलेशन नहीं होता है। तो मोस्ट टाइम सीरीज डेटा बेस्ड एग्जिस्ट इन बिजनेस साइकिल, तो ये तो है ही। रिसर्चर में हैव एक्सक्लूडेड सम इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स फ्रॉम द रिग्रेशन, तो ये भी एक इसकी वजह से भी सीरियल कोरिलेशन होता है। हमें नॉट पूछा है। सम वेरिएबल रिएक्ट विद लैग भी होता है जिसकी वजह से सीरियल कोरिलेशन आकर हो सकता है हमारे सीरीज़ में। हमें लास्ट दिया है लार्जर वेरिएशन इन एब्जॉर्ब्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अगर लार्जर वेरिएशन देखें तो वो तो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो सीरियल कोरिलेशन वहाँ पे नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि ये रीज़न नहीं है सीरियल कोरिलेशन का, बाकी सारे ऊपर के रीज़न हैं। अब हमें बताना है मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है कि लो क्वालिटी ऑफ गुड्स कैन ड्राइव हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स आउट ऑफ द मार्केट। तो ये क्या है, तो ये प्रॉब्लम लेमन मार्केट प्रॉब्लम है कि लो क्वालिटी गुड्स हाई क्वालिटी गुड्स को मार्केट से आउट कर देती हैं, और ये लेमन मतलब ये व्हीकल से रिलेटेड है। अ पार्टी हुज एक्शन आर अनऑब्जर्व्ड कैन अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ पेमेंट। तो जिस के एक्शन अनऑब्जर्व होते हैं और वो कहीं ना कोई हमारे पेमेंट के मैग्नीट्यूड को की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉरल हैजार्ड। और इंडिविजुअल टेंड्स टू वैल्यू एन आइटम मोर व्हेन दे ओन इट एंड व्हेन दे डू नॉट ओन इट। तो ये है एंडाउमेंट इफेक्ट। और प्रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू टेक सस्टेन्ड एक्सपेंडिचर, उसको हम बोलते हैं रेटचेट इफेक्ट। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स थे। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा, और जो हमने अभी इसको सॉल्व किया। अब है हमारा अ फर्म प्रोड्यूस फंक्शन। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमें आउटपुट 149 दिया हुआ है। हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। मैं आपको इसको कैसे स्टार्ट करते हैं मैं आपको बता देती हूँ, बाकी इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, हमें इसमें भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को फाइंड आउट करना है। इसको कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे एक पेज ले लेती हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है Q
दिया हुआ है 12 माइनस 1 अपॉन एल के और एल प्लस के, और हमें यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है, प्राइस ऑफ लेबर 1 है, कैपिटल 4 है और आउटपुट 9 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करना है। तो टोटल रेवेन्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें टोटल रेवेन्यू के लिए लिखना होगा वेज लेबर से मल्टीप्लाई होगा और रेंट कैपिटल से मल्टीप्लाई होगा। वेज की ऑलरेडी हमें प्राइस दी हुई है 1 एल प्लस, और कैपिटल की दी हुई है हमारा 4 इंटू के। तो इस तरह से हमारा ये जो इक्वेशन हो जाएगा एल प्लस 4K, तो ये हमारा हो गया टोटल कॉस्ट। और हमें जो अब टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो ऑलरेडी हमें Q दिया हुआ है और हमें P, हमें आउटपुट की प्राइस दी हुई है 9। तो हम रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेवेन्यू मिल जाएगा। यानी कि रेवेन्यू TR हमें क्या हो जाएगा, P इंटू Q। P हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 9 और Q, तो Q की वैल्यू हमें ऊपर रखनी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे इधर कर दे रही हूँ। अब TR माइनस TC करना है। TR की वैल्यू क्या दी हुई है 9Q और माइनस TC की वैल्यू L प्लस 4K। ये सॉरी मेरे स्टाइलस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो अब 9Q की जगह पे हमें ये रख देना है 12 माइनस 1 अपॉन एल के, एल प्लस के, और यहाँ पे माइनस एल प्लस माइनस हो जाएगा 4K। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पर्टिकुलरली लेबर और कैपिटल का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। अब अगर हम इन सबको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 108 हो जाएगा। फिर इस 9 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 एल प्लस के अपॉन एल के और माइनस एल माइनस 4K। अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, हमें Q पाई अपॉन डी एल करेंगे। हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं मैं एक बताती हूँ, आप एक करिएगा, डी के आप करिएगा। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए ये तो 0 हो जाएगा। अब हमें L का करना है तो माइनस 9K अपॉन एल स्क्वायर के हो जाएगा और प्लस 9 अपॉन एल माइनस 1 इसका, और ये हमारा हो जाएगा 0, ये वाला पोर्शन। तो यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 9 अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 9 अपॉन एल माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया पार्शियल डिफरेंशिएशन विद लेबर। अब हम ऐसे ही कैपिटल का करेंगे और जो वैल्यू आएगी उससे एल एन के हम फाइंड आउट करेंगे। एल एन के फाइंड आउट करने के बाद जो हमारा ये इक्वेशन है प्रॉफिट वाला, उसमें हम बस उसको पुट आउट कर देंगे और हमें अब इसमें कुछ नहीं करना है। पुट आउट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर अभी तो मैंने अभी फाइंड आउट नहीं किया है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा और फाइंड आउट कर लीजिएगा। बाकी प्रोसेस कैसे है मैंने इसको आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो हमारा अभी आंसर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इन टेस्टिंग द restrictions imposed on a model, we calculate F statistics and compare with the value of the table. M n minus k is this formula। M क्या है? तो अगर हम F statistics फाइंड आउट करना चाहते हैं तो F statistics के लिए हम फाइंड आउट करते हैं sum of squared restrictions upon number of restrictions। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, n अगर देखें तो n नंबर है साइज और n हमें बताना है कि m क्या है। तो m जो है ये है नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ड्रॉप्ड इन रिस्ट्रिक्टेड मॉडल, यानी कि जो भी नंबर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में ड्रॉप की जाती है रिस्ट्रिक्टेड मॉडल में वही हमें m बताता है। और ये m और n माइनस के ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है F स्टैटिस्टिक्स के, जो न्यूमरेटर के लिए अलग होता है डिनोमिनेटर के लिए अलग निकालते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमें अरेंज करना है हमें पब्लिकेशन ईयर को कि कब कब पब्लिश्ड हुई थी क्या चीज़ें। तो कीन्स ने ये तो 1936 में दिया है, मॉरल सेंटिमेंटल एडम स्मिथ ने दिया है 1759 में, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल टैक्सेशन 1877 में रिकार्डो ने लिखा है, और एसे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में
माल्थस ने दिया है और दास कैपिटल 1867 में कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करें तो सबसे पहले आते हैं बी, एडम स्मिथ, उसके बाद हमारे माल्थस, एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो एंड देन ई। तो बी, डी, सी, ई, ए। तो बी, डी, सी, ई, ए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज डिपिक्ट द वर्डून्स लॉ करेक्टली। तो वर्डून्स लॉ क्या होते हैं? तो वर्डून्स लॉ शो करते हैं, एक डच इकोनॉमिस्ट थे पायरेट वर्डून, उन्होंने ही ये लॉ दिया था कि वर्डून्स लॉ एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो रिलेट करता है रिलेशनशिप में ग्रोथ ऑफ आउटपुट ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के इकोनॉमी के पर्टिकुलरली विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ही आउटपुट ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है उसको करेक्टली बताता है वर्डून्स लॉ। तो देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आउट बोला है तो आउट नहीं होता है, बाकी ये जीडीपी और इसके आउटपुट और ग्रोथ और जीडीपी के बीच में नहीं है, जबकि ये किसके बीच में है? आउटपुट एंड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि कौन सा रेवेन्यू में शेयर का जो टोटल शेयर है वो सबसे ज़्यादा है। तो मैंने बजट कराया है 2023-24 में, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो है इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स यानी डी सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारा जो शेयर है इनकम टैक्स का शेयर 19% है, और नॉन टैक्स रिसीट का अराउंड 7% है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट का 1% है, एंड एक्साइज ड्यूटी का 5% है, और कस्टम ड्यूटीज़ 4% है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा मोर और लेस जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो मैच कर रहा है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डी, ए, ई, सी, बी ज़्यादा करेक्टली है, लेकिन यहाँ ए और ई में थोड़ा सा इधर उधर दे दिया है, तो इस वजह से मोर और लेस ये करेक्ट है। बाकी यूनियन बजट के अकॉर्डिंग तो यही शेयर है, मैंने ऑलरेडी कराया भी है। In the context of monetary policy in open economy, the concept of trilem involve in which of the following। तो trilem मतलब कि तीन ही चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो पहली क्या इन्वॉल्व होती है? एक तो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि हमें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बताना है, वो भी ओपन इकोनॉमी। तो ये तीन चीज़ें यानी कि बी, सी, ई। तो बी, सी, ई ऑप्शन 4 हमारा एकदम करेक्ट होगा। इसको याद कर लीजिएगा, ट्राइलम मतलब कि तीन तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी ओपन इकोनॉमी में: परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना